हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ठोस द्रव के बारे में पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग गैसों के गुणों पर चर्चा करेंगे। ठोस द्रव के बारे में हम लोग जान चुके थे। जिन बिंदुओं पर हमने ठोस और द्रव पर चर्चा की थी, हम उन्हीं बिंदुओं को गैसों में टटोलने की कोशिश करेंगे। बिंदु हमारे कौन से थे, ये आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों को पिछली वीडियो याद अब तक रही हो तो देखिए, वीडियो स्लो इसलिए आ रही है, इतने दिनों के बाद इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जिस हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है, उस एग्ज़ाम का अभी कोई पता नहीं है। अभी कोई ठिकाना नहीं है कि वो एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, तो इससे निश्चिंत रहिए। जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी, सारा का सारा सिस्टम से चलेगा। और हाँ, एक बात हम और आपको बता दें कि जिस दिन भी वीडियो पर 100 व्यू, सिर्फ 100 व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस दिन से आप लोगों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा था ठोस और द्रव के बारे में। ठोस और द्रव के बारे में हम लोगों ने देखा था उनका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है, संपीड़ितता कैसी होती है, आकर्षण बल, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, विसरण कैसे होता है उसमें। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखने की कोशिश की थी। तो इन्हीं सभी गुणों को हम गैसों में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हम सभी लोग, यानी कि जीवित प्राणी, जीव जंतु, जो हम सांस लेते हैं, उस अंदर सांस लेते समय हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और उसके बदले बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? CO2। तो क्या आप देख सकते हैं कि इन गैसों का कोई आकार होता है? इन गैसों के चारों तरफ कोई आकृति खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। यानी कि गैसों का कोई आकार नहीं होता है, इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। गैसों को आप जिस भी बर्तन में रख देंगे, जिस भी चीज़ में रख देंगे, ये उसी के अंदर फैल जाएगी। जैसे गुब्बारा, छोटे से गुब्बारे में अगर उसको गैस को भरेंगे तो उतने से एरिया में रहेगी। अगर उसी गैस को आप बड़े गुब्बारे में डालेंगे तो वो बड़े गुब्बारे का आकार ले लेगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि इनका आकार, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ये देखिए, जो गैसों के अणु होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठोसों और द्रवों की अपेक्षा काफ़ी दूरी पर होते हैं। अच्छा, दूरी पर होते क्यों हैं? इनके बीच जो होता है आकर्षण बल, इनके बीच आकर्षण बल ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। आकर्षण बल का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, ये क्षमता। जैसे ये अणु है, ये अणु इसको अपनी ओर नहीं खींचेगा, ये वाला अणु इस वाले को अपनी ओर बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। ये एक दूसरे को अपनी ओर बिल्कुल नहीं खींचते, एक दूसरे का मुंह देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो क्या होता है, जैसे ही इनको मौका मिलता है ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। इस कारण क्या होता है, इनके बीच जो होता है खाली स्थान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, खाली स्थान जब इनके बीच, समझने का प्रयास कीजिएगा, सारी चीज़ें एक ही बार में बता देंगे हम आपको। जब इनके बीच खाली स्थान बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, ये एकदम से दूर दूर होते चले जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, ये जिस भी बर्तन में आप गैस को रख दोगे, ये उसी का आकार लेने का प्रयास करता है। क्योंकि हमने बताया कि इनके अणु जबरदस्ती एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, ये एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही इनको ओपन एरिया मिलता है, ये एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, इनके बीच ठोसों की, द्रवों की तुलना में इनके बीच रिक्त स्थान बहुत बढ़ जाता है। रिक्त स्थान बहुत बढ़ जाने के कारण ये कैसे होते हैं? तरल होते हैं। गैसें कैसी होती हैं? तरल अवस्था में होती हैं। ठीक है, ठोस दृढ़ होता है, द्रव तरल होता है। गैसें भी कैसी होती हैं? तरल होती हैं, क्योंकि इनके बीच भी जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है। अच्छा, जब रिक्त स्थान अधिक होता है तो क्या होता है, जब आप इसको यहाँ से दबाएंगे, इसको यहाँ से दबाएंगे, तो जितना इसके बीच खाली स्थान है ये दबकर वहाँ तक तो आ ही जाएंगे। जब तक अणु इनके बिल्कुल पास पास नहीं आ जाते, तब तक ये दबते रहेंगे। अर्थात हम इसमें क्या कह सकते हैं, संपीड्यता भी होती है। संपीड्यता, संपीड्यता इसमें
ठोस में तो बिल्कुल नहीं होती है, द्रवों में संपीड़ितता होती है, द्रवों से ज़्यादा संपीड़ितता, यानी कि ठोस द्रव गैस सभी में सबसे ज़्यादा संपीड़ितता की अगर बात की जाएगी तो सबसे अधिक संपीड़ितता किस में होती है? गैसों में होती है। इसका आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। 2 सिरिंज ले लें, ठीक है, सिरिंज को नीचे से बंद कर दें बिल्कुल, और इसमें क्या है, कुछ नहीं है तो गैस तो होगी ही होगी, गैस भरी रहने दें। ठीक, एक और सिरिंज ले लें जिसको भी नीचे से बंद कर दें, और इसमें क्या करें, पानी भर लें, यानी कि इसमें क्या हो गया, गैस, इसमें क्या हो गया, द्रव। ठीक, और एक तीसरी सिरिंज लें जिसमें बालू या रेत भर लें, इसको भी यहाँ से आपको बंद करना है। ठीक है, सेम आकार तक भरेंगे सब कुछ। ठीक, अब क्या करें, इन तीनों को बारी बारी से दबाने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि नीचे से तीनों बंद हैं। तीनों पर क्या करें, बारी बारी से ऊपर से दबाने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जिसमें आपने गैस भरी थी वो पिस्टन ज़्यादा नीचे तक आ जाएगी, उसकी अपेक्षा द्रव वाली, पानी वाली, वो कम आ पाएगी, और सबसे कम आ पाएगी तो कौन सी, जिसमें आपने बालू भरा था। क्यों? क्योंकि इसके कण जो हैं वो बहुत पास पास हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दब पाएंगे, इनमें संपीड़ितता नगण्य होती है। इससे अधिक संपीड़ितता होती है ठोस में, और सबसे अधिक संपीड़ितता किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है, तो ये आप संपीड़ितता समझ गए। इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है, ठीक, और गैसों में आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, अच्छा आइए अब बात करते हैं विसरण की। विसरण की बात कर लेते हैं। आपने रसोई में खाना बनते हुए देखा ही होगा, देखा क्या होगा, सभी की रसोई में खाना बनता है। जब भी रसोई में खाना बनता है तो रसोई से बाहर बैठे व्यक्ति को या घर के बाहर भी उसकी महक पहुंच जाती है। हम ये देखकर बता देते हैं कि आज इसके घर चिकन बन रहा है, इसके घर पनीर बन रहा है, इसके घर ये सब्जी बन रही है। ये हम बाहर से ही बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रसोई में खाना बन रहा था उससे जो गैस निकली थी, गैस के जो कण थे वो वायु के कणों के बीच में मिल गए, घुस गए। वायु के कण आप जानते हैं, गैसों के कण दूर दूर होते हैं, इसके कण क्या हुए, इसके अंदर आ गए, बीच में समा गए, और वायु हर जगह है, वायु के साथ चलते चलते ये हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जो रसोई में खाना बन रहा था उसकी गैस इस वाली गैस के बीच में मिलकर बाहर बैठे व्यक्ति तक पहुंच गई। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में विसरण बहुत तेजी से होता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा तो अगर खाना ठंडा है तो उसकी महक बहुत धीरे धीरे जाती है, और अगर खाना गर्म है तो गर्म खाने की महक बहुत तेजी से बहुत दूर तक चली जाती है। ऐसा इस कारण होता है कि जब भोजन गर्म होता है तो उसके जो कण होते हैं उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसमें ऊष्मा वो ग्रहण कर लेते हैं, और जब भी कोई चीज़ ऊष्मा ग्रहण करेगी, जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, वो तेज़ी से गति करने लगते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं, जैसे वायु में मिलते हैं और वायु के साथ तेज़ी से गति करते हैं, और तेज़ी से गति करते समय यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ नहीं, यहीं नहीं आ जाते, सब तरफ जाते हैं। जो भी जहाँ बैठा होगा उसको पता लग जाएगा कि उसके घर में आज ये खाना बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने गैस के बारे में क्या क्या देख लिया, आइए देख लेते हैं, एक बार समरी इसकी कर लेते हैं। इसका आकार कैसा होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक, ये सब हमने ठोसों में भी देखा था, द्रवों में भी देखा था, और उसी को आज समराइज करते हैं गैस के लिए। आयतन में क्या देखा था, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था, आकर्षण बल। आकर्षण बल किसके बीच, अणुओं के बीच। आकर्षण बल इसके अणुओं के बीच कैसा होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इसी कारण ये एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, संपीड़ितता। संपीड़ितता के बारे में हमने देखा था। संपीड़ितता, अभी हमने पिस्टन को देखा था कि सबसे ज़्यादा पिस्टन किसकी दबी थी, गैस की दबी थी। तो इसमें जो होता है संपीड़ितता अधिक होती है उनके तुलना में, ठोस द्रव की तुलना में संपीड़ितता कैसी होती है, अधिक होती है। विसरण में भी हमने क्या देखा था, अभी विसरण में देखा था कि गैसों में विसरण बहुत अधिक होता है, बहुत तेजी से होता है।
ठीक है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब अगर आप लोग कॉपी बना रहे हो तो तीनों चीज़ों को जैसे एक जगह ठोस लिख लेंगे आप, फिर द्रव लिखेंगे, फिर गैस लिखेंगे, और यहाँ इनकी ऐसे इस तरह से लिखेंगे: आकार, आयतन, आकर्षण बल, संपीड्यता, विसरण, और तीनों को समराइज कर लेंगे सिर्फ इतनी सी जगह में। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको बस इतना सा ये नोट्स देखना पड़ेगा और आप पूरा का पूरा झट से दोहरा जाएंगे कि ठोसों में क्या होता है, द्रवों में क्या होता है, गैसों में क्या होता है। अच्छा, पिछली वीडियो में आपने देखा था ठोसों का ठोसों में विसरण नहीं होता है, द्रवों में द्रव का विसरण भी हो जाता है, गैस का विसरण भी हो जाता है, और ठोस का विसरण भी हो जाता है। अभी हमने देखा था कि गैस में विसरण बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर आप ये सब समझ पाए हैं तो कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि जिस तरह से द्रव में ठोस का, द्रव का, गैस का, तीनों का विसरण हो रहा था, कि क्या उस तरह से ठोस का, द्रव का, गैसों में विसरण संभव है। अगर आप समझ गए हैं तो इसको बताइएगा, और नहीं समझे हैं तो भी बताइएगा, तक इसलिए हम अगली वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस तीनों को कंप्लीट कर लिया है। आगे हमने आपको बताया था कि जो पदार्थ होती हैं उनकी 5 अवस्थाएं होती हैं। एक VEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और दूसरी बताई थी, ये 5वीं थी, चौथी अवस्था जो थी वो प्लाज्मा थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही वीडियो में प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन दोनों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और जो हमने बताया था आपको कि जब भी इस पर 100 व्यू आने लगेंगे, 100 व्यू जब आने लगेंगे तो फिर आपको लाइव क्लास मिलने लगेगी। निश्चिंत रहिए, आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखते रहिए। लगातार जब तक वीडियो नहीं आती है उसी वीडियो को आप दोहराते रहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा सब। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी तुरंत ही आपको वीडियो रेगुलर मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद।